इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको. व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. फर्स्ट बेसिकली इज द स्पॉटिंग द एरर्स. बेसिकली बिफोर वी स्टार्ट हमें क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी वुड सी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल टॉपिक्स वी विल डिस्कस दैट. ठीक है. देन वी हैव एंटोनिम्स, सिनोनिम्स. Then we have spotting the errors, one word substitution. These are the seven main things we would discuss here. तो इसमें काफ़ी सब टॉपिक्स है, जैसे हम टेंसेस भी डिस्कस करेंगे या स्पॉटिंग द एरर्स में जो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द स्पीच वो भी हम डिस्कस करेंगे. जैसे वी हैव मल्टीपल, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. आपका नाउन्स, प्रोनाउंस है ना, कंजक्शन वो क्या होता है, एंड बेसिकली उनके क्या क्या यूजेस हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं. और इंग्लिश में भी जैसे मैंने पहले क्लासेस में बताया कि इंग्लिश में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश इम्प्लीमेंट करना आ गया, इंग्लिश की थ्योरी भी पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल दे वुड बी अ सेंटेंस और वहाँ पे एक वर्ड को ब्रैकेट में डाल देंगे, तो फिर दे वुड आस्क यू कि ये क्या है. बेसिकली आइडेंटिफाई द वर्ड, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये. इज़ इट अ कंजक्शन, इज़ इट अ नाउन, इज़ इट अ प्रोनाउन, इज़ इट जो भी है बेसिकली. फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस में आएगा तो दे वुड आस्क यू कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज इट, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज इट. फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कैसा नाउन है, तो वो भी पूछता है. तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. तो स्पॉटिंग द एरर्स इज लाइक यू विल गेट जैसे ए करके एक ऐसा लिखा होगा, देन यू हैव बी करके ऐसे, देन सी करके ऐसे एंड डी करके ऐसे, और आपको कुछ लिखा होगा यहाँ पे. देयर वुड बी अ सिंगल सेंटेंस दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, ए बी सी एंड डी. तो क्वेश्चन पूछेगा कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पार्ट इन दी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं अ लिखा होगा जहाँ पे द लिखना चाहिए, तो मतलब आपको वो एग्जैक्टली नहीं कहेगा कि ये गलती है, क्या गलती है. दे वुड जस्ट आस्क यू कि आइडेंटिफाई करो कि सेंटेंस के किस पार्ट में प्रॉब्लम है. तो द आंसर्स वुड बी, मतलब जो आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा, ए बी सी डी, और एक होता है नॉन ऑफ द अबव. तो ये भी एक लिखा होता है, जैसे ई भी लिखा होता है यहाँ पे, तो ई वुड बी नॉन ऑफ द अबव इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, ऐसे आपका स्पॉटिंग द एरर्स का आ गया. प्लस इसमें और क्या टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू दे रखा है, उसमें आपको पूछ देगा कि वर्ब लिखा होगा और बोलेगा कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखो. फॉर एग्जाम्पल जैसे गो, गॉन, वेंट, है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ये भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि वर्ब्स की 3 फॉर्म्स है, और उसके मोस्ट लाइकली अराउंड मैंने कुछ 30 ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई करे हैं जो ओवर द टाइम रिपीट होते हैं. तो वो भी हम इस स्पॉटिंग द एरर्स के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. फिर एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये क्या होता है भाई? ये सिंपल चीज़ है. क्या होता है एंटोनिम, सिनोनिम? हाँ ठीक है, और बताओ. मतलब वो एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होता है? ये बेसिकली ऑपोजिट होता है. मतलब हिंदी में बोलो तो विलोम शब्द. ये क्या होता है? सिनोनिम्स, मतलब एनी वर्ड दैट इज सिमिलर टू द मीनिंग. ठीक है, मतलब पर्यायवाची इन हिंदी. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है ये बेसिक चीज़. बट कई बार एग्जाम में या हो सकता है, भाई आप नहीं भूलोगे बट कोई स्टूडेंट भूल जाता है. तो एस से याद रखना, एस मीन्स सिमिलर. एनीथिंग दैट इज सिमिलर इज
सिमिलर वाला, ठीक है, और एंटोनिम इज ओपोजिट। तो ऐसे आपको इसमें भी ऐसे ही पूछेगा कि फॉर एग्जाम्पल दे वुड बी अ सेंटेंस गिवन, और कोई भी एक रैंडम वर्ड को ब्रैकेट में डाल देगा एंड दे वुड आस्क यू कि इसको आइडेंटिफाई करो और इसका एंटोनिम लिखो, ऐसे करके आपको आ जाएगा। या आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है, कोई वर्ड लिखा होगा कि और नीचे लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो ऐसे आपके एंटोनिम सिनोनिम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेसिकली, एक मतलब अनेक आर्थी शब्द, मतलब देयर वुड बी अ सेंटेंस, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे। जैसे इसमें बोलते हैं द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड या डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो एथीस्ट, ठीक है। तो आप एक तो पूरा सेंटेंस बोल रहे हो आप, और एक आप बोल रहे हो अथीस्ट, तो वो एक वर्ड आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मतलब एक बड़ा सा सेंटेंस होगा, उसको अंडरलाइन कर रखा होगा। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल वो उल्टा भी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल अथीस्ट लिख दिया और नीचे 4 उसके मीनिंग लिख दिए, कि मतलब उसका भी हो सकता है और वैसा वर्षा, वो ऊपर सेंटेंस लिखा होगा और नीचे मल्टीपल वर्ड्स लिखे होंगे। इस केस में क्या होता है कि जो ऐसा लिखा होता है ना कि फॉर एग्जांपल अथीस्ट लिखा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट वेरिन नहीं, इसको करना आसान हो जाता है। एंड जब उल्टा लिखा होता है ना, जब सेंटेंस होता है, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा स्पेलिंग एरर भी कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये भी उसी का पार्ट है। अच्छा, ये याद आया मेरे को, स्पॉटिंग द एरर्स में क्या है कि आपको डिक्टेशंस जो आप अपने क्लास 5 तक करते थे वो भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है इन्वायरमेंट की स्पेलिंग बताओ, या मतलब ऐसी कुछ टिपिकल बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स होती है ना, जिसमें यूजुअली स्टूडेंट गलत कर जाता है। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, 12th की स्पेलिंग आती है आपको, आप सब 12th का रखी है, 12th को कैसे लिखते हैं इन वर्ड्स, लिखो एक बारी। लिख लिया सबने? इन ये है स्पेलिंग एग्जैक्ट, और आपने एफ, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने एफ लिखा था? आपने लिखा था, ठीक है। और एनीवन? नहीं? तो ये है, देखो आप सबने 12th करी है पूरी, आपने बोर्ड एग्जाम्स दे लिए, फुल दे लिए, आपको 12th की स्पेलिंग नहीं आ रही। तो यही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो कॉमनली हम गलत कर देते हैं। अच्छा, और नहीं तो मैं बताऊं आपको, टुमारो की स्पेलिंग भी गलत करते देखे हैं मैंने बच्चे, जैसे वो एम या डबल आर आएगा या डबल एम लगा देंगे वो। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो सही है, मतलब जैसे आप 12th, ये एफ तो मतलब मैंने भी जब तक नहीं पढ़ा था ना, मेरे को भी नहीं पता था एफ आता है 12th में। तो ठीक है, इट्स लाइक मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू, ठीक है। तो ये आपका ये स्पॉटिंग दी एरर्स का ही पार्ट है। मतलब डिक्टेशन के तौर पे आपको 4 वर्ड्स दे देंगे, या तो वो सिमिलर वर्ड्स होंगे जैसे टुमारो कोई अलग अलग स्पेलिंग में, या फिर आपको कोई रैंडम वर्ड्स लिख देंगे और दे वुड आस्क यू कि बताओ, आइडेंटिफाई करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट, ठीक है, या इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या है, इस वर्ड में इस टॉपिक में जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, कंजक्शंस या वर्ब्स के टाइप, तो उसी को ही एक सेंटेंस कंप्लीशन का पार्ट बनाया गया है। फॉर एग्जांपल देयर वुड बी अ डैश देयर एंड दे वुड आस्क यू कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करो। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, या मतलब जो इसके टिपिकल वर्ड्स हैं जैसे वो आपको सेंटेंस कंप्लीशन में यूज़ करने के लिए आ सकते हैं, या एंटोनिम सिनोनिम्स के भी जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस, मैंने देखा कि सेंटेंस बहुत ईजी है जो इसमें दिया हुआ है, बट जो आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं आपने सुने भी नहीं हुए, मतलब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो आप क्या पुट करोगे। मतलब बच्चों को लगता है कि यार सेंटेंस कंप्लीशन ए एंदा भरवा रहे होंगे, नहीं, मतलब ये टॉप, मतलब अथीस्ट लिख देंगे, फिर थीस्ट लिख देंगे, फिर प्रिटीस्ट लिख देंगे, मतलब और ऐसे होंगे कि सारे वो ऑथेंटिक वर्ड्स हैं, है ना, तो वो वैसे आपको मिलेंगे। क्लोज टेस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है इसी से ही, बट ये क्या होता है, छोटे सेंटेंसेस होते हैं कंपेयर्ड टू दिस, मतलब सेंटेंस कंप्लीशन, हाँ, सेंटेंस कंप्लीशन से छोटे होते हैं। एज इन इसमें क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन में आपका फॉर एग्जांपल मल्टीपल वो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 लाइन एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ में मल्टीपल डैशेज होंगे, तो वो क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो चेंज हो जाएगा, बट ये पैराग्राफ रिमेन्स दी सेम। तो वो पूछेगा फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर ए, तो ए हो सकता है यहाँ लिखा हो, मतलब इट डज नॉट मैटर कि यहाँ से है या यहाँ से है, तो ए का है तो ए में क्या फिल होगा, बट द मेन पैराग्राफ रिमेन्स दी सेम।
है, तो सेंटेंस कंप्लीशन में ऐसे भी आ जाता है, मतलब देयर वुड बी अ पैराग्राफ और वो ऐसा डिवीजन, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या है, वी सी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक तो ऐसा होगा कि छोटे छोटे क्या मतलब एक ऐसे P करके दे रखा होगा कुछ Q R फिर S, और फिर उसको नीचे होगा कि जैसे PQRS या SQR, मतलब ऐसे करके आइडेंटिफाई करके होगा। आपको इनको रीअरेंज करना है ताकि वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। और ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा एडवांस केसेस में कि ये आपको पूरा सेंटेंस है, मतलब आपने एक पैराग्राफ ही रीअरेंज करना है कि ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। तो आपको ऐसा क्लब करना है, या मतलब नरेशन आपकी चेक करने की, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर AI को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये उसके पॉजिटिव बता रहा है, ये उसके नेगेटिव बता रहा है, और ये वाला उसको कंक्लूजन बता रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली आपने खुद दिमाग लगाना है कि आर कभी भी एंड में नहीं हो सकता, भाई आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं करा उसको। तो पहले इंट्रोड्यूस होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा और कंक्लूजन होगा। और कई बार क्या होता है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो भाई पहले कोई नेगेटिव बता दे, कोई पॉजिटिव बता दे। तो उसमें उस केस में क्या होगा कि जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, उसमें से आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, ठीक है। मतलब वो ऐसा होगा ही नहीं जिसमें ऐसा PQ या R ऐसा होगा कि उसी में शफल है। मेन आपको कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाएगा। मतलब आइडेंटिफाई करने का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो यही है कि फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस द इंट्रोडक्टरी लाइन, देन चूज दी लास्ट वाली कंक्लूडिंग लाइन। तो कंक्लूडिंग लाइन में क्या होगा, जैसे आपको देयरफॉर लिखा हुआ मिल जाएगा, या बिकॉज, मतलब ऐसा कुछ कंजक्शन ऐसा मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में या बीच में यूज हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ कंक्लूडिंग चीज लिखी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और क्या होता है, यहाँ पे S1 लिखा आ जाता है, S1 and S2। इसमें क्या होता है कि अभी तो आपको एक रैंडम पैराग्राफ मिल रहा था, बट इन दिस केस एक लाइन यहाँ पे फिक्स कर देंगे, यहाँ पे भी एक लाइन फिक्स कर देंगे, फिर वो कहेंगे इन बिटवीन, ठीक है। तो ये भी दिस इज ऑल्सो टाइप इन सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कॉम्प्रिहेंशन आपका वही है जो आप करते थे, अभी आपने करा भी होगा इंग्लिश के अपने एग्जाम में। इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्या आ जाता है कि आपको एक पैराग्राफ जो देंगे उसमें से एक कोई भी रैंडम वर्ड उठा लेंगे, उसको बोलते हैं उसका सिनोनिम बताओ। मतलब है तो ये कॉम्प्रिहेंशन, बट फिर भी आप उसको इंटरप्रेट करो और बोलो कि भाई इसका सिनोनिम बताओ फ्रॉम सर्चिंग दिस वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। तो आपका मतलब है तो कॉम्प्रिहेंशन, बट यूज कर लिया सिनोनिम भी, एंटोनिम भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी यूज होते देखे। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार कॉम्प्रिहेंशन में आपको पोएम भी आ जाती है, यूजुअली नहीं आती बट पोएम भी आ जाती है कि पोएम को इंटरप्रेट करो। और पोएम के वो जो मल्टीपल होते हैं ना, सिमिली, मेटाफर, वो कहते हैं वो आइडेंटिफाई करो। मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है कि अभी पहले होता था कि मतलब डायरेक्टली आपने एक वर्ड उठाया और वहाँ जाके पेस्ट कर दिया, अब थोड़ा एडवांस हो गया चीज़ें। कॉम्प्रिहेंशन में आपको और क्या देखने के लिए मिलेगा, आइडेंटिफाई करो ऊपर, हाँ, द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराग्राफ। मतलब फॉर एग्जांपल एक पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा तो उसमें देखेंगे कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराग्राफ। या एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ चूज एन अप्रोप्रिएट हेडिंग या टॉपिक टू द पैराग्राफ, टाइटल टू द पैराग्राफ। तो उसमें क्या होगा कि अगर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहली लाइन या दूसरी लाइन करके ही इंटरप्रेट कर लेते हैं, बट नहीं, एग्जैक्टली कोर समझना है कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है उसके बारे में, ठीक है। वो ऐसा भी पूछ सकता है, पॉजिटिव, क्रिटिसिज्म, या एक मैंने तो और भी देखा था कि टोन भी पूछने लग गए हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेटिव है, एनालिसिस है, या दे माइट आस्क यू कि ये फॉर एग्जांपल क्रिटिसिज्म है किसी चीज़ का, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। तो एक बार ये लिख लो, और थोड़ा थोड़ा मैंने जो आपको बताया हल्का सा ब्रीफिंग्स लिख लो सब, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली हम करेंगे और मतलब क्या हमारा लेआउट है।
इसमें क्या होता है कि एक चीज़ जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये यूजुअली लास्ट में होता है, बीच में भी आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस लास्ट के एंड फॉर्म में आता है। एक पैराग्राफ या दो भी आ सकते हैं डिपेंडिंग आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। एंटोनिम सिनोनिम्स इज लाइक 2-2, 3-3 मार्क्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी पूछ जाता है, किसी केस में सिनोनिम पूछ लिया, या किसी केस में एक एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिया, इट मैटर्स। स्पॉटिंग द एरर्स क्या है कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब वो किसी भी फॉर्म में आपका यूज़ हो सकता है। कि जैसे आपका सेंटेंस कंप्लीशन में भी आ सकता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी स्पॉटिंग द एरर्स का आ सकता है, ठीक है। ये लिख लिया, ये एक बार स्टूडेंट को आन दो, फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हो आप, एक ना ग्रुप बना लेना सब, है ना। तो उसमें कुछ जैसे नोट्स होंगे, जैसे मैंने कुछ डिजिटल नोट्स बना रखे हैं, तो जो मैं यूज़ करूँगा क्लास को पढ़ाने के लिए। तो आप खुद अपने नोट्स तो बना ही रहे हो, बट बाहर मतलब आफ्टर यू रीच योर होम उसको भी एक बार पढ़ लेना। तो मतलब एक एक को भेजना इज़ नॉट पॉसिबल, तो एक ग्रुप बना लेना। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो मतलब मेरे को बाहर लिखना ना पड़ेगा, आई शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट कि ये 4-5 क्वेश्चंस आप कर लो, तो दैट वुड बी इजी फॉर एवरीवन, ठीक है। मतलब क्लास में जैसे मैं थोड़ा लेट ही बुलाते हैं मेरे को, तो आपको 5-10 मिनट यूजुअली होते हैं, तो तब एक बना लेना, है ना। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हेडिंग लिख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ सो व्हाट इज अ नाउन, आई विल आस्क यू। क्लास को ना थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टीचिंग क्या होता है कि वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे अगर है ना कम्युनिकेशन, तो वो हम यहाँ पे आप कुछ वो नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आपका एग्जाम है, वी आर डिस्कसिंग थिंग्स, ताकि आपको अच्छे से आ जाए या उसको एग्जीक्यूट करना आ जाए। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो आपने नहीं पढ़ी हुई, इट्स जस्ट फॉर योर रिवीजन, या मतलब डिस्कस करना कि उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या एग्जीक्यूट भी करना आता है तो कैसे बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज़ अ नाउन, बताओ भाई। हाँ जी, नेमिंग वर्ब, ओके। एनीवन एल्स? देखो नाउन लिखो, डेफिनेशन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंक। A noun is a name of person, place, thing, quality or an idea. I repeat, a noun is a name of a person, place, thing, quality or an idea. तो ये होता है नाउन।
अच्छा, राइटिंग लेजिबल है, समझ में आ रही है? तो ये कुछ टाइप्स हैं, एक बार पहले सुन लो फिर लिख लेना, है ना। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो हम काउंट कर सकते हैं, या नॉन काउंटेबल नाउन्स क्या होता है, पहले ये बताओ, नीचे से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम्पल। हाँ जी, शुगर, एग्जैक्टली। शुगर को क्या है, हम नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 kg शुगर, 1 kg शुगर। तो ये आप किसी एक पैरामीटर में आप नाप रहे हो। यू कैन नॉट से कि इतने दाने दे दो मेरे को, या जैसे आप गेहूँ ले रहे हो, वीट, आपकी भाई इतने दाने दे दो मेरे को, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये एक अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क को भी आप एक क्वांटिटी लीटर में आप मेजर करते हो। आप नहीं कह सकते भाई इतनी बूंद दे दो, या मतलब कुछ ऐसा मेजर नहीं है। देयर इज समथिंग जिसमें आप उसको मेजर करते हो, उसको नहीं कर सकते। बट चेयर्स हैं, दिस इज़ अ काउंटेबल नाउन, कि यू कैन एग्जैक्टली टेल मी कि 10 चेयर्स हैं, 15 चेयर्स हैं, जितनी भी हैं। तो ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में डिफरेंस होता है। तो लिख लो एक बार, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये लास्ट के दो। मतलब काउंटेबल वो होते हैं द थिंग्स दैट यू कैन काउंट, एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, बुक्स, टेबल, ये होते हैं आपके काउंटेबल। अनकाउंटेबल में आपका मिल्क, शुगर, थिंग्स यू कैन नॉट काउंट। फिर आता है आपका ये भी लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो दो अलग डिफरेंसेस करेंगे, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने करा, ऐसे ही प्रॉपर और प्रॉपर नाउन मीन्स कि किसी भी एक ऐसा चीज़ जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे द पर्सन, आपका क्या नाम है? अजीत, ऋतिक। तो जैसे ऋतिक है, तो मैं ऋतिक को एक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ऋतिक, तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। बट वेर इन आई एम सेइंग ऑल द बॉयज़ इन द क्लास, तो क्या है कि कॉमन नाउन है, मतलब मैं किसी को एक को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, बट सबको वो भी कर रहा हूँ। तो जैसे सिटी है, सिटी में हम दिल्ली लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दिल्ली, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिटी। बट जब हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलते हैं, एक कलेक्टिव फॉर्म में बोलते हैं, तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लें।
अभी तक हमने देख लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो सकता है वो भी लिख सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल आप किसी को बोल रहे हो तो आप ये नहीं बता सकते कितनी ब्यूटीफुल है ना। कैन यू काउंट कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, 10 पॉइंट ब्यूटीफुल हो, 20 पॉइंट ब्यूटीफुल हो, नहीं ना। तो ऐसे ही इफ़ यू लुक स्मार्ट तो यू लुक स्मार्ट, ठीक है, यू कैन नॉट काउंट दैट। तो जैसे हमने शुगर और वो लिखा, वो एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स थे, मतलब बट रियल उसमें ऐसे होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे हमने देखा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ऐसी मल्टीपल चीज़ों का, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम या आर्मी, ऐसे ग्रुप ऑफ थिंग्स या बींग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। देन कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, कोई आइडिया या क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ब्यूटी, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आ जाता है आपका कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, बेसिकली फिजिकल ऑब्जेक्ट। आप फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग दैट इज इन कॉन्क्रीट या फिजिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव कैश। तो कैश क्या है, आज की डेट में यूपीआई को भी कैश ही बोलते हैं कि भाई आई हैव कैश इन माई वॉलेट। कौन सा वॉलेट, डिजिटल वॉलेट नहीं, बट कॉन्क्रीट मीन्स फिजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, रियल कैश, पेपर नोट्स। तो वो ऐसा कुछ भी है, जैसे चेयर है, टेबल है, बैग है, एनीथिंग दैट इज फिजिकली अवेलेबल, तो हम कॉन्क्रीट आपका क्या है, कई बार अलग से फॉर्म में नहीं आता, बट कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस होगा, एक वर्ड अंडरलाइन कर रखा होगा, उसमें सब के पीछे लिखा होगा नाउन, तो बट आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी का नाउन है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लीज राइट दिस। लिख रहे हो भाई आप? लिख लिया? और ना इसका वेट मत करना कि जैसे कई स्टूडेंट्स का होते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे को डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, मैं घर जाके लिख लूँगा। नहीं, मैंने आपको समझा भी दिया, आपने लिख भी दिया, तो ये क्या होता है, मसल मेमोरी हो जाती है ना। और घर पे जाके क्या करना है, आपने रिवाइज करना है या एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे क्लास में जो नोट्स है ना, तो ज़्यादा सजा सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने अगली बार भी पढ़ने हैं क्या ये नोट्स? नहीं ना, बस एक बार आपको समझ में आ जाए, बस रनिंग नोट्स लो कि आप देखो उसको तो आपको समझ में आ जाए और क्या पढ़ा है वो पढ़ा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि इलेजिबल नोट्स कि आप ही खोल के देखो तो आप पूछ रहे हो कि यार ये क्या लिखा हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके नोट्स अच्छे से समझ में होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में। रनिंग मीन्स मतलब जैसे ये जो मैंने प्रॉपर अच्छा लिखा है ये है रनिंग हैंड राइटिंग, मतलब ये मेरे को समझ में आ रहा है, मतलब आपको भी आ ही रहा होगा। तो मतलब रनिंग हैंड राइटिंग में ये लेजिबल हो और ऐसा हुआ। अब जैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे ये बी बीच में कैपिटल क्यों लिख दिया, क्यों भाई ये रनिंग नोट्स है। आप भी जैसे कहीं फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीज़ें लिख रहे हो तो आप हर वर्ड को कैपिटल में करके लिख दो या वो करके लिख दो, टोटली अप टू यू, ठीक है। और कुछ क्या होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैंने डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करा, फॉर एग्जांपल मेजर टॉपिक को थोड़ा सा बोल्ड में लिख दिया, या बोल्ड में इन द सेंस कैप्स में लिख दिया, और बाकी जिसके जो सब टाइप्स है जैसे सिटी, बॉय, स्टूडेंट है, उनको छोटा लिख दिया। तो वो ऑलरेडी एक तरीके की डिफरेंशिएशन बन गई। मतलब अभी नहीं, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये जो नोट मेकिंग है या ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं आएगा कि कॉलेज में आपको ग्रामर वैमर कोई नहीं पूछेगा, वैसे ही होगा जो आप एकेडमिक्स में करते थे। बट आपका जो एक्सप्रेशन है ना, मतलब आपने एक पेज में कैसे एक्सप्रेस करा है अपने आप को। और कुछ कॉलेजेस में मैंने ये भी देखा है कि जैसे आपको एक लिमिटेड ही पेज मिलेगा, मतलब आपको एडिशनल शीट्स नहीं मिलती, यूजुअली मिलती हैं बट कई बार वो कहते हैं कि वो टीचर ही बोलता है। फॉर एग्जांपल जो इंटरनल या फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं ना वो भी कंडक्ट होते हैं, तो उसमें टीचर एक ही देती है कि विद इन लाइक उसमें 4 पेजेस होंगे और आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे होंगे या 2 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, तो आपको उसी हिसाब से आपने आपको एक्सप्रेस करना है, कंसोलिडेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है बट मैं कंसोलिडेट ही नहीं कर पाया उसको, तो क्या फ़ायदा। उस लिमिटेड पैराग्राफ में मतलब कम शब्दों में गहरी बात बोलना है आपने, है ना।
तो ये भी एक क्वालिटी है जो आपने सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको सीखने का क्या होता है, कोई ऐसा बुक नहीं है या कोई ऐसा वो नहीं है, आप ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो या वो करते हो तो एक ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये लिख लिया था ना सबने? अच्छा, आप में से कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश से फियर है? नहीं? अच्छा, सब इंग्लिश मीडियम है मोस्टली, है ना? अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी डिक्टेशन ले लें आप लोगों की, स्पॉटिंग द एरर्स वाली। चलो ठीक है, इसके बाद आपका जो टॉपिक 2 है दैट इज प्रोनाउंस। ठीक है, सो टॉपिक इज प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन? एग्जैक्टली जो चीज़ हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, उसमें हम एक बच्चा है अमन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट बार बार अमन बोलना इज़ नॉट रेलेवेंट, राइट? तो हम आगे क्या करेंगे, ही लिख देंगे, हिम लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। अ प्रोनाउन is used in place of noun to avoid repetition. तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके प्रोनाउंस के, 1 2 3 4 5 6 7 और भी मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, बट ये मेजर हैं। ठीक है, तो सुन लो एक बार पहले, फिर बाद में लिखना। पर्सनल क्या होता है कि वेन एवर एक डायरेक्ट नाउन एक प्रॉपर नाउन को यूजुअली रिप्लेस जो करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू, ही, शी, आई भी एक तरीके का प्रॉपर नाउन है, आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ऋतिक है, तो ऋतिक को आप रिप्लेस कर रहे हो आई के तौर पे, तो दैट इज़ अ पर्सनल नाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वेन एवर यू से कि महंगा ये किसका है, तो आप बोलो माई बैग या माई सेल्फ, तो ऐसा माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो वेन एवर यू एक्सप्रेस योर सेल्फ या योर बिलोंगिंग्स
नहीं, नॉट एग्जैक्टली बिलोंगिंग्स, उसके लिए एक अलग है पोजेसिव वाला। रिफ्लेक्सिव इज समथिंग आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हो एक तरीके से, तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव का। देन कम डेमोन्स्ट्रेटिव, वेन एवर यू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर दैट चेयर, तो एक तरीके से आप, मैं ये नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस मतलब हर चेयर पे एक नंबर लिखा होता है, तो अगर वो नंबर बोलता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल चेयर नंबर 3, तो चेयर नंबर 3 इज अ प्रॉपर नाउन वेर इन आई एम टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर चेयर, और तो कोई नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऋतिक बोल रहा हूँ, तो आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट यू, और कोई ऋतिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर आइडेंटिटी अगर मैं दे रहा हूँ, बट वेर इन जब डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है कि दिस चेयर दैट चेयर, हो सकता है उस पर नंबर लिखा हो, बट फिर भी मैं उसको बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर गाड़ी का एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल, बट मैं वो कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर विच इज़ योर कार, तो बोले दैट कार या दैट रेड कार, दैट ब्लैक कार, है ना, तो वो एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव के। रिलेटिव क्या होता है कि मतलब आपका वो ऐसे हैं जो रिलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हु वाला जो एक तो इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव इज लाइक हमेशा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इन द सेंस इंटेरोगेशन, एग्जैक्टली इंटेरोगेट करना है यार, मतलब समझ पा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई इंटरव्यू पूछ रहा है कि विच इज़ योर क्लास, व्हाट आर योर मार्क्स, या मतलब एनीथिंग दैट इज इंटेरोगेटिव। बट कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे विच या हु, मतलब जो यही इंटरोगेटिव वाले होते हैं विदाउट अ क्वेश्चन मार्क, है ना, तो उस केस में हम उसको रिलेटिव बोलते हैं। फिर पोजेसिव में मैंने आपको बताया माइन एंड आर्स, मतलब फॉर एग्जांपल ये किसका है या किसकी बुक्स हैं, ये आर है ना, आर माइन। देन है रेसिप्रोकल, ये बहुत बार पूछते हैं, ईच अदर, वन अनदर, इसमें आप वाइस वर्सा लिख सकते हो, है ना, तो इसको आप आइडेंटिफाई कर। रेसिप्रोकल क्या वेग लग रहा है, तो वेग जो आइडेंटिफाइड जो आपका करिकुलम है वही तो होगा, मतलब बेसिकली दे माइट आस्क यू, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो यू माइट, तो इसके आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन सबके आगे लिखो ना, फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे ऐसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वेग आई एम नॉट टॉकिंग कि जैसे हमने प्रॉपर भी करा, तो प्रॉपर सिर्फ प्रॉपर नहीं, प्रॉपर नाउन, मतलब ये मैं मल्टीपल टाइम्स ना लिखना पड़े, ये प्रोनाउन है, ये इसके टाइप्स हैं। बट व्हेनेवर ये क्या है कि हो सकता है आपको वेग लग रहा है, इट्स ओके, बट जब आपको एग्जाम में देखोगे ये रेसिप्रोकल क्या है, आपने पढ़ा ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। लिख लिया, लिख लो बेटा। हाँ, क्वेश्चन मार्क, ये रिलेटिव तो पूछता भी नहीं है, मैंने वैसे ही लिख दिया कि टाइप, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये दोनों आ जाए जहाँ क्वेश्चन मार्क हो, वहाँ पे आप इंटरोगेटिव लगा देना रिलेटिव में। मतलब इसका एक मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले कि हु इज़ योर ब्रदर, ये एक इंटेरोगेशन है, तो मैं बोल दूँ विच एवर द पर्सन हु इज़ टॉल, द हूसोएवर हैज़ अ रेड हेयर, तो हूसोएवर मतलब एक तरीके से मैं वही जो वर्ड्स हैं वो तो रिपीट हो रहे हैं, बट उसमें मैं कहीं क्वेश्चन नहीं कर रहा, एक इंटेरोगेशन नहीं दे रहा, बट वेर इन आई एम टॉकिंग कि हु इज़ योर ब्रदर या हु इज़ योर सिस्टर, तो मैं एक इंटेरोगेशन के फॉर्म में कर रहा हूँ, फिर आप जो रिप्लाई दे रहे हो वो रिलेटिव है ना, भाई जिसके रेड हेयर है या जिसकी बॉडी अच्छी है या जो सबसे टॉल है, ही इज़ माय ब्रदर, है ना, ऐसे। टाइम क्लास में एग्जाम था क्या आपका?
तक लिख लिया आपने? कौन से पॉइंट तक? फिफ्थ। अब आपका आ जाता है थर्ड, दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? अच्छा, व्हाट इज अ वर्ब? Basically action or a state, basically action words are known as verbs, ठीक है? इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें ईट, प्ले, वॉक, मतलब एनीथिंग जो फिजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है, दैट इज अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बेसिकली इज, आर, हैव, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। मतलब ये अकेले नहीं आते, ये अकेले भी आ सकते हैं, बट दीज आर कम, मतलब दीज वर्ड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, वेयर इन दीज आर द कैटेगरीज ऑफ मेन वर्ब। वर्ब्स के फॉर्म में कभी भी यूजुअली नहीं पूछता, या पूछ भी सकता है, मतलब it's nothing like ये इसकी डेफिनेशन लिख ली थी ना, एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि क्या ये हेल्पिंग वर्ब्स अकेले आ सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल इन अ सेंटेंस, कैन हेल्पिंग वर्ब्स बी यूज्ड इंडिविजुअली? यस या नो? कोई ऐसा है जो नो बोलता है? नहीं, आप नो बोल रहे हो, आ जाते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, मतलब अकेला भी आइडेंटिफाई हो सकता है। और अगर जब भी मेन वर्ब के साथ ही आएगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये हेल्पिंग वर्ब इससे पहले यूज होगा, जैसे ही इज प्लेइंग या द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो ये आर जो है ऑलवेज कम्स बिफोर दिस, मतलब एक स्टार मार्क करके आप लिख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर द मेन वर्ब ऑलवेज, देयर इज नो चेंज इन। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एडजेक्टिव्स, ठीक है? एडजेक्टिव्स क्या होता है? ये लिख लिया ना सबने? आप ना फोटो ले लेना, जो स्टूडेंट लेट आए हो किसी भी अच्छे बच्चे से, जिसकी हैंडराइटिंग आपको लेजिबल लगे, ठीक है? एडजेक्टिव्स, अच्छा दोनों साथ में कर लेते हैं। What is the difference between an adjective and adverb? Now, okay. हाँ, बेसिकली सिंपल है। एडजेक्टिव मीन्स किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। जो एडवर्ब है वो कैटेगरी आती है आपकी वर्ब को, मतलब उसकी इंटेंसिटी को बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो दोनों में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ब के केसेस में, फॉर एग्जांपल ही इज़ रनिंग, एक सिंपल सेंटेंस है, बट ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, मतलब इसमें क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ दैट एक्शन, ठीक है? या ही इज़ वॉकिंग स्लोली, या ही इज़ राइटिंग स्लोली, या शी इज़ राइटिंग वेरी फास्ट,
मतलब समझ रहे हो, इंटेंसिटी या क्वालिटी भी, जैसे योर हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस या हैंड राइटिंग इज ब्यूटीफुल, मतलब एक्स वाई जी कुछ भी, इसको डिस्क्राइब करना, ठीक है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब। और ये एडजेक्टिव, एक बार इनकी डेफिनेशंस लिख लो। मतलब एनीथिंग दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज वर्ब। अच्छा, एक चीज और होता है, जैसे एडवर्ब में ना, ये मैंने एक हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये आपका एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, और ये आपका वर्ब को तो करता ही है, और एडवर्ब को भी कर सकता है। ये सिर्फ नाउन को करेगा। मतलब समझ रहे हो, जैसे एक एक वर्ड होता है, फॉर एग्जांपल ही इज रनिंग टू फास्ट, मतलब टू मतलब ऐसे कुछ ऐसा वर्ड जो इंटेंसिटी की भी इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ये पूछता नहीं है, बट यू शुड नो दिस, है ना। तो ये तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, नॉट ओनली वर्ब, बट हम जैसे फिफ्थ सिक्स में जो पढ़ते हैं वो यही है कि वर्ब को करता है। ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव में आप लिखो फर्स्ट टाइप, डिस्क्रिप्टिव। इस कैटेगरी में लिखना है आपने एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब एनीथिंग यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, स्मार्ट, या गुड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, ऐसा। और मैंने ये बताया कि वर्ड मैटर नहीं करता, कि ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट डिविजन्स नहीं है, जैसे नाउन प्रनाउन में स्ट्रिक्ट डिवीजन है कि फॉर एग्जांपल ये नाउन ही है, ये प्रनाउन ही है, या ये कंजक्शन ही है, मतलब और जो हम देखेंगे, बट इसमें कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है, वो यूज पे मैटर करता है। डिस्क्रिप्टिव आपका हो गया ब्यूटीफुल, मतलब स्मार्ट, है ना। फिर आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे सम, मच। फिर आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या एग्जांपल्स होंगे आपका, ईच, एवरी, मतलब जैसे मैंने कोई केक दिया तो मैं कहा डिवाइड अमंग योरसेल्फ, या ईच वन ऑफ यू गेट्स वन पीस, ऐसा। ईच कॉमा एवरी, है ना। अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल भी होता है। न्यूमेरिकल मींस 2, 3 फॉर एग्जांपल, वो भी तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। जैसे व्हेन आई एम सेइंग कि दो, अच्छा नाउन के केस में ना प्रोनाउन भी आ जाता है, ये ध्यान रखना कि प्रोनाउन को भी एक तरीके से, भाई नाउन को रिप्लेस ही तो कर रहा है ना प्रोनाउन। तो अगर जैसे मैं व्हेन आई से 3 बॉयज, तो इसमें जो 3 है वो क्या है, एडजेक्टिव है। व्हेन आई एम आइडेंटिफाइंग 3, इसकी इंटेंसिटी बता रहा है, बट बॉय क्या है, अब आप कहोगे बॉय तो नाउन है ही नहीं, बट बॉय नाउन को ही तो रिप्लेस करके बनाया ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी एक टाइप है उसका, जैसे 2, 3, ऐसे 1, 2 फर्स्ट, ये आपके हो गए एडजेक्टिव के टाइप्स। लिखने का क्या, न्यूमेरिकल, आपने उसको बोला। अच्छा, क्लास में ना, मतलब थोड़ा सा मैं बताया ना कि बातें करने आए हम यहाँ पे, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा वन वे नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन, मतलब ब्लैंक नहीं होना। मतलब अगर नहीं आ रहा, कई बार होता है कि हम, यार सर क्या बोलेंगे, या मेरा तो छोड़ो, आसपास मेरे स्टूडेंट्स, भाई आप अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको मैटर करेगा, ये शायद आपको शक्ल 1 महीने के बाद दिखेगी भी नहीं, है ना। अगर कोई फ्रेंड्स बन गया तो मिल लेना, बट वैसे कह रहा हूँ कि यूजुअली ये फ्रेंडशिप यहीं तक ही रह जाएगी। तो ऐसे शर्माने वाली बात नहीं है, शर्म अपने घर छोड़ के आना, ठीक है। देन कम्स एडवर्ब। एडवर्ब के टाइप्स, इसमें क्या है, मैनर, फॉर एग्जाम्पल क्विकली, टू फास्ट, नहीं फास्ट लिख लो बस, नहीं वो भी एक तरीके हुआ। क्विकली इज द राइट वर्ड फॉर दिस। मैनर मतलब उसकी इंटेंसिटी का मैनर।
मैनर, नाम ही मैनर है। मतलब ये आपको जो अब मैं बता रहा हूँ, ये जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये कुछ इंडिविजुअली नहीं पूछेगा। पूछता है वो नाउन प्रोनाउन या वो उनके ही पूछता है, ये नहीं पूछेगा ये मैनर वाला है या ये वाला, ये बिल्कुल नहीं आता, 100% श्योर। बट जस्ट फॉर एन थ्योरी या वो मतलब आइडेंटिफाई करना, उसके लिए आ जाता है। फिर उसके बाद ये आपका प्ले टाइम को बता सकता है, टाइम जैसे नाउ, येस्टरडे, है ना। या डायरेक्टली आप वो भी लिख सकते हो, इसका आगे का ना लिख के सीधा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, है ना। नाउ, येस्टरडे, टुमारो। फिर उसके बाद इसमें क्या आ सकता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, ऑफन, फोर्टनाइट। अच्छा, फोर्टनाइट क्या होता है? मैनर तो खत्म हो गया ना क्विकली तक। हाँ, टाइम के अंदर, टाइम में आएगा नाउ एंड येस्टरडे, मतलब आप टाइम बता रहे हो एक तरीके से, है ना। अच्छा, लिख ही लो अगर कई बार कंफ्यूज आप ऐसे हो रहे हो तो। फिर टाइम के बाद है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रीक्वेंट हम अकर कर रहे हैं, जैसे डेली, वी आर मीटिंग डेली, या वी आर मीटिंग वीकली, मंथली। अच्छा, क्वार्टरली होता है कितना, कितने मंथ्स होता है क्वार्टरली? 4 मंथ्स। 3 होता है, कितना होता है? 3 होता है, 4 होता है? 3। ठीक है। और क्या बोलते हैं अच्छा, फोर्ट नाइट क्या होता है? 14 डेज। ठीक है, मतलब यूजुअली 15 दिन, मतलब हाफ ऑफ द मंथ कंसिडर कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। ये जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस करे हैं ये फ्रीक्वेंसी का पार्ट है। ठीक है। फिर आ जाता है डिग्री, मतलब वेरी और टू, TOO। जो एक और जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री, दैट इज वेरी या टू। वेरी या टू, जैसे बोलते हैं ना टू फास्ट, है ना, ऐसे वाला। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 6th वन, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? किस चिड़िया का नाम है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या होता है, वो वर्ड्स जो रिलेशन बता रहे हैं किसी चीज में। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो जो ऑन शब्द है ये एक रिलेशनशिप बता रहा है किसमें, बुक में और चेयर में, राइट। अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, द प्रोजेक्टर या ये आपका कैमरा इज ओवर योर हेड, है ना, ऐसे। तो जो भी दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप बताता है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो शोज रिलेशन। ठीक है, preposition are the words that show relation. अब इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे प्लेस के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ये जो डस्टर है, डस्टर इज ऑन द टेबल, अंडर द टेबल। अच्छा, ड्रॉर है तो इन द ड्रॉर, है ना। तो ये आपका एग्जांपल्स हैं उसके। प्लेस के मतलब इसकी सब कैटेगरी, ये आपसे पूछेगा नहीं क्या कैटेगरीज जो हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट एग्जांपल आपने लिखना है, वट एवर सूट्स यू। ठीक है। फिर आ जाता है इसमें भी आपका टाइम, जैसे ड्यूरिंग, सिंस, एट। अच्छा, सिंस और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चन है। सिंस एंड फ्रॉम, बताओ। हाँ जी। ओके, तो वहां पे क्या यूज होगा? अच्छा, ठीक है। देखो, ये क्या है, इसको पहले देखते हैं। सिंस, सिंस क्या है, आपका एक ऐसा टास्क जो कभी पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है।
फॉर एग्जांपल आपने कोई ये स्वीट की एक गुलाब है जैसे यहाँ खुला हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है मान ले सिंस 1999, मतलब एनीथिंग दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट इज कंटिन्यूइंग, ठीक है, ये आपका तब आपका यूज होगा सिंस। बट फ्रॉम में क्या है कि यू हैव अ सर्टेन ड्यूरेशन। अच्छा, इसमें क्या एंडिंग नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल पहले शुरू हुआ, चल रहा है और चल ही रहा है अभी तक, है ना। बट फ्रॉम में यू हैव अ ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल इस क्लास की ड्यूरेशन, भाई आपकी 12:30 से लेके इतने बजे तक क्लास है, तो यू हैव अ ड्यूरेशन फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। आपने स्कूलिंग करी फॉर एग्जांपल फ्रॉम ईयर दिस टू दिस, बट आपका स्कूल का जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसमें वो क्या लिखता है, सिंस, वो फ्रॉम नहीं लिखता कि भाई वी आर हियर फ्रॉम, वो गलत इंग्लिश है अगर कोई लिख रहा है तो, है ना। तो आपने देखा होगा आपके प्रोस्पेक्टस में या कहीं ऐसा लिखा हुआ, करियर पाठशाला वालों ने देखो पीछे घूम के देखो एक बारी, सिंस 1998, है ना। तो एनीथिंग दैट वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग, अगर ये फ्रॉम लिख देंगे तो एक ड्यूरेशन हो जाएगा कि भाई एक था करियर पाठशाला फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। अच्छा, उसके केस में भी जैसे वो डेथ के केस में भी लिख देते हैं ही वॉज अलाइव फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसा नहीं सिंस। आप अभी बोल सकते हो आई एम लिविंग सिंस जो भी आपका बर्थ ईयर है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बीच में बातें बता रहा हूँ ये रैंडम बातें नहीं है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, एक रैंडम कहीं से भी, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ये हम अलग से कोई इसका टॉपिक नहीं होता, मिसलेनियस क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, कि वो कहीं से भी कुछ भी मेरे को याद आता है तो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ठीक है, हम थे प्रेपोजिशन पे, तो प्रेपोजिशन में हमने प्लेस कर लिया, टाइम कर लिया, ठीक है। फिर डायरेक्शन में आप लिख लो टू या टूवर्ड्स, टी ओ, सिर्फ डबल ओ नहीं, टी ओ एंड टूवर्ड्स। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बाय या विद, बी वाई या विद, है टाइप है, मतलब इसका भी एजेंट और इंस्ट्रूमेंट नाम है, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बाय और विद लिख लो ऐसे कॉमा करके, ठीक है। तो ये आपके प्रेपोजिशंस हो गए। फिर उसके बाद क्या आता है आपका सेवेंथ, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, क्या, जॉइनिंग वर्ड्स। थोड़ा लाउडली बोला करो, कई बार होता है जब लगता है ना मैं शायद हो सकता है गलत हूँ तो थोड़ा धीरे बोलता है, आप कॉन्फिडेंटली बोलो, है ना। मतलब लास्ट को भी जो पहले स्टूडेंट को सुनाई दे रही है वही लास्ट वाले को सुनाई दे रही है, अब मैं स्लो स्लो बोलूँ कि यार हो सकता है सही हो, है ना, बट कॉन्फिडेंट, भाई गलत हो गया क्या हो गया, बेटा वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है। ठीक है, तो कंजक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जॉइनिंग वर्ड्स या क्लॉजेस, जॉइनिंग वर्ड्स और क्लॉजेस। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेटिंग है एक टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये पूछेगा नहीं बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या आ जाएगा आपका एंड, बट, और, एंड कॉमा बट कॉमा और। फिर आता है आपका सबऑर्डिनेटिंग, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग, उसमें आपका आएगा बिकॉज, ऑल्दो, इफ, बिकॉज, ऑल्दो, इफ। फिर थर्ड है आपका कोरिलेटिव, कोरिलेटिव जैसे ईच अदर, नाइदर नॉर, आइदर और भी आ जाता है कई बार, आइदर और नाइदर नॉर, क्या डिफरेंस होता है इसमें, आइदर और नाइदर नॉर, एक मिनट रुको रुको रुको, आइदर और नाइदर नॉर, अभी पहले आइदर और का बताओ, ओके, एंड नाइदर नॉर दोनों ही नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आइदर और, आइदर यू और यू, ये फैन चला दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
बट नाइदर यू, मतलब नाइदर नॉर कब यूज होगा, ना आप ना आप, मतलब नीदर ऑफ यू, ठीक है। तो वो जैसे कोई सर मेरे को घर जाना है तो मैं जा सकता हूँ, नहीं, नाइदर यू नॉर यू, मतलब किसी को भी परमिशन नहीं है, तो दोनों को केस में वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये आ गया आपका कंजक्शन के टाइप्स। इसमें 8th आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है भाई? हाँ, मतलब जैसे हर उसके आगे एक्सक्लेमेशन आता है, बट इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। वाओ, आपने, हम थे ना शायद एक इंग्लिश की क्लास में, या अच्छा इंग्लिश किस किसने पढ़ी है? आपने भी पढ़ी है, और तो ये स्टूडेंट्स आप थे नहीं। देखो टाइप वही होता है चीज़ें, मतलब जो करिकुलम है, क्योंकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो हो सकता है आपको रिपीटेटिव लगे, बट आपका रिवीजन हो गया तो जो वो है ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेस इमोशंस, इंटरजेक्शन इज समथिंग जो इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे वाओ भाई मज़ा आ गया वाओ, या कोई ग्रीफ है ओहो, मतलब कुछ सैड न्यूज़ सुनते हैं ना तो ओहो वाला ओहो, या फिर आप क्या हो सकते हो हरी, हुरे, हुरे। अच्छा एक इसमें वर्ड आता है एलएस, ALAS, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये क्या होता है? एनीवन? ये आपका होमवर्क है, पढ़ के आना एलएस क्या होता है, ठीक है। हाँ हाँ, सैड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बट इनको करने दो। अच्छा इंटरजेक्शन में क्या होता है, एक और चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमेशा, मोस्टली क्या होता ही है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसा भी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल देयर वुड बी अ पैराग्राफ रैंडमली, तो आप हर वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकता है कि व्हाट इज़ दिस। आपके और एग्जाम्स में भी आगे, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद ये CDS वगैरह के एग्ज़ाम दोगे या UPSC के भी एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें भी एक सेक्शन आता है, मतलब इंग्लिश ही है वो टोटल, या जैसे CAPF होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वाला, एक पूरा पेपर ही आपका इंग्लिश का आता है, तो उसमें आपको ये चीज़ें काम आएंगी। CVT इज़ लाइक वेरी बेसिक, बट आपका ये एम नहीं है ना कॉलेज में एडमिशन लेना, आपका एम है नहीं, सक्सेसफुल लाइफ में होना है, कॉलेज वालेज का होता, ठीक है, ठीक है, लिख लो गाइस। ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ये हम बाद में कभी प्लान करेंगे। आर्टिकल्स और होता है बट वो इसका पार्ट नहीं है, लिख लो। डिटर्मिनर्स बोलते हैं उनको, डिटर्मिनर्स। Determiner is a word that introduces a noun and specifies it in some way. I repeat, a determiner is a word that introduces a noun and specifies it in some way. ठीक है, अब जैसे, हाँ जी, is a noun and specifies it in a some way. तो इसमें क्या है, आर्टिकल्स आ जाते हैं ए एंड द, हम आगे जैसे स्पॉटिंग द एरर्स का थोड़ा सा, या चलो कर ही लेते हैं, ए एंड द लिख लो, आर्टिकल्स और ए एन और द। क्या होता है आप ही बताओ, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ए एंड द ये होते हैं आर्टिकल्स आपके, कब कब यूज होते हैं? देखो स्टार्ट करते हैं हम द से। द जब आप कुछ भी प्रॉपर कर रहे हो या कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिवर, जैसे गंगा रिवर है ना, तो द। बट वैसे ही नॉर्मल जैसे कॉमन नाउन है तो उसके साथ आप ए लगा दोगे, सिंपल। ये कब होगा आपका वोवल के साथ, ए ई आई ओ यू। अच्छा इसकी साउंड्स के साथ भी एन ही लगता है, ठीक है, तो लिख लो ये।
मतलब वोवल्स एंड उसकी जितनी भी साउंड्स हैं वहाँ पे आपका एन होगा। द क्या है, वही आपका प्रॉपर नाउन, मतलब एनीथिंग पर्टिकुलर। और अ आपका सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज होता है। इसमें मैं आपको डेफिनेशन इसलिए नहीं दे रहा, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि डेफिनेशन हो, बट ऐसा कुछ वो नहीं है, आपको यूज़ पता होना चाहिए। और आप अपने वर्ड में अगर लिखोगे ना फॉर एग्जांपल, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं जब जीएस पढ़ाता हूँ ना, जीएस मीन्स नॉर्मल, जैसे क्लास पॉल साइंस पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल किसी को मैं, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैंने बोला कि अपने वर्ड्स में लिखो, तो वो जब सोचेगा ना, उसको एनालिसिस करेगा कि क्या पढ़ा क्या करा, तो वो बेटर याद रहेगा और मसल मेमोरी बेटर बनेगी। अगर ओपोजिट करेंगे ना, मैं आपको डायरेक्ट डिक्टेट कर दूं, तो आपको यहाँ कहीं इसको लिखना तो नहीं, आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि इसकी थ्योरी में आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये वाला वो नहीं ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, ठीक है गाइज, एक बार पढ़ो इसको थोड़ा सा, कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसको ना, इन दोनों को क्या बोलते हैं, आपके डेफिनेट आर्टिकल्स, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये जो दो ऊपर वाले हैं इनको इनडेफिनेट, इनको बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट तो मैंने आपको बता ही दिया था, इनको इनडेफिनेट बोलते हैं। ये इसके टाइप्स हैं। और ना इनके और भी रूल्स हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि रूल्स ना भूल जाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा रूल होता है कि जैसे प्रॉपर नाउन जब होता है तो फिर ये सब कुछ हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई, आप दिल्ली के बारे में बात करो, कह रहे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप ऐसे लिखो द दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो एक ऐसा रूल है कि वो हट जाता है प्रॉपर नाउन्स के आगे। तो ये कई बार क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश आप मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आप लिख तो लोगे, बट आप उसको याद रख नहीं पाओगे इन द सेंस। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, मतलब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस करो और स्पोकन इंग्लिश से ही उनको सॉल्व कर लो। या आप क्या कहते हो, रूल्स लिखना इंपॉर्टेंट है? मतलब मैं जो सॉल्व करता हूँ ना, पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर इफ़ आई गेट अ क्वेश्चन, तो कई बार क्या होता है स्पोकन इंग्लिश से भी सॉल्व हो जाते हैं वो। या लिख लो, कुछ रूल्स लिख लो, ऐसा ना हो ना कि आपको आर्टिकल्स का लिख लो। रूल नंबर 1, ए एंड द ओमिट हो जाता है कब? व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन। व्हेन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, तो ये हट जाता है चीजें, उसके पहले कुछ भी नहीं होती। फिर द का यूज होता है, एक और रूल है द का जो यूसेज है। When we talk of a particular person, when we talk about a particular person or a thing, as already mentioned, when we talk of a particular person or a thing, as already mentioned, known or under discussion, mentioned, known, KNOWN वाला known, और under discussion। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिख लो, लेट अस डैश द लेसन केयरफुली। लेट अस डैश द लेसन केयरफुली, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। द लेसन, ओ सॉरी,
द लेसन केयरफुली, नहीं एक सेकेंड, लेट अस स्टडी डैश लेसन केयरफुली, चलो लिख लो पूरा ही लिख लो, ये एक सेंटेंस है, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। अब जो द लेसन है, हमने द क्यों लिखा, ये तो कॉमन नाउन है, क्यों लिखा बताओ। हाँ डिस्कशन में है या वो है, अब बेसिक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लेसन, मैं ये नहीं कह रहा कि रैंडमली कोई भी लेसन स्टार्ट कर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस की स्पॉटिंग द एरर वाला लेसन, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, ये वाला लेसन। तो जैसे प्लीज़ कीप अ, मैं बोलूँ प्लीज़ कीप अ चेयर आउट ऑफ द रूम, तो इसमें आपका डिस्क्रिप्शन है, कोई भी एक चेयर उठाओ और बाहर रखो। बट व्हेन आई एम सेइंग कीप दिस चेयर या कीप द चेयर, कीप द रेड चेयर या ऑरेंज चेयर ऑफ द रूम, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चेयर, है ना। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, रूल मान लो। बट आप ये इसके फॉर्मेट से जाओ तो वो है, मतलब जो अंडर डिस्कशन है वो आप देख सकते हो क्या बेटर है आपके लिए। When a singular noun expresses a class of animals or things, when a singular noun expresses a class of an animal or thing, the is used, but the को ना ऐसे करके लिख लेना, वरना ना आप वो द वैसे सेंटेंस के फॉर्म में समझ लोगे, मतलब द करके ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेना, तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हम इस द वाले द की बात कर रहे हैं। ये आपको बुक मिल गई नहीं मिली, तो पढ़ लिया करो यार, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना घर जाके, है ना। तो इसी को ही मैं इसी में से ही बता रहा हूँ, मतलब ये जो ये था ये मेरे पर्सनल नोट्स थे, बट ये है कि ये एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम है, जो हमें सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। बट द इज अवॉइडेड विद द प्लूरल फॉर्म, बट अवॉइडेड विद द प्लूरल फॉर्म, तो ये पढ़ लेना, ये मतलब एज सच कुछ वो है नहीं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, मतलब मेजर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग तो द यूज़ कर लेना, और जब सिंगुलर और वैसे करना है तो आप ये यूज़ कर लेना। तो ए एन द वाला भी लिख लो, indefinite articles, an is used when we talk of a thing or a person. An is used when we talk of a thing or a person that is indefinite or that is mentioned for the first time. That is indefinite or mentioned for the first time. इसमें क्या एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि अ डजन ऑफ बनानास, है ना। तो ऐसे में द डजन ऑफ बनानास, मतलब पर्टिकुलर तो आप बात कर रहे हो, बट आप उसके पहले देख रहे हो ना, एज इन पहले हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा, और जैसे अ डजन ऑफ बनानास एग्जाम्पल लिख लो डायरेक्टली, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है आपने, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 10 किलोज, मतलब 10 रुपीज़ अ किलो, ऐसा नहीं लिखना ना 10 रुपीज़ द किलो, 10 रुपीज़ अ किलो या 100 रुपीज़ अ किलो, ऐसे। यही है इसमें मेजरली। तो कुछ डिक्टेशंस कर लें, हैं?
या चलो सिंगुलर फॉर्म लिख लेते हैं, इसमें आपकी डेफिनेशन भी हो गई और इसका भी पार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल हम क्या है सिंगुलर, आपको ये पार्ट भी है, मतलब आपको एक सिंगुलर वर्ड दिया होगा तो आप उसको कहेगा कि सिंगुलर से इसको प्लूरल करके लिखो, ठीक है। तो उसमें आपकी एक तरीके से डिक्टेशन भी हो जाएगी और उसका वो भी लिख लेना। ऐसे पेज को हाफ में डिवाइड करो आप, मैं एक वर्ड बोलूँगा पहले, मतलब 10-15 वर्ड बोलूँगा मैं, फिर आपको उसको उसका सिंगुलर से कन्वर्ट करके उसमें लिख दो। द फर्स्ट वर्ड इज मेजर जनरल। मेजर जनरल, हाँ मतलब पहले मैं सिंगुलर बता देता हूँ फिर आप लिख लेना उसका, मतलब एक मैं टाइम दूंगा 5-10 मिनट का, तो अब आप लिख लेना मेजर जनरल। द फर्स्ट वर्ड इज मेजर जनरल। मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट, फिर आप लिखो मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, फिर लिखो कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, फिर लिखो माउस। ऑक्स, एनिमल वाला ऑक्स, AUX वाला ऑक्स नहीं। अच्छा, अब ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना वो प्लूरल की साइड में लिख लेना, मतलब 6, मतलब ये कौन सा वर्ड मैं बोलूँगा अभी, 7th, तो 7th आप ये सिंगुलर की साइड नहीं उधर की साइड लिख लेना, इनका सिंगुलर बताना है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ऐसे करके यहाँ लिख रहे थे ना और ये वाला एम्प्टी छोड़ रहे थे, इसको लिखना था, अब ये वाला लिखना और ये वाला एम्प्टी छोड़ देना। हाँ हाँ, मतलब जैसे आप ये लिख रहे हो ना तो इधर की तरफ लिख लेना, इनका सिंगुलर बताना है आपने, ठीक है। डाटा, DATA, सॉरी डाटा। ठीक है, वापस इधर आ जाओ सिंगुलर। स्टेडियम। स्टेडियम, फिनोमिना। फिनोमिनन, सॉरी फिनोमिनन। फिनोमिनन, फॉर्मूला। सिलेबस, अब इधर की साइड आ दो, एजेंडा। एलुमनाई। एक सिंगुलर की साइड में एक लास्ट लिख लो, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, कितने वर्ड्स हो गए? हाँ जी 15, ठीक है, करो सॉल्व।
गया? देखो नहीं आ रहा तो हम डिस्कस करते हैं पहले, फिर देख लेना, या मतलब कुछ चल रहा है जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन चल रही है, कुछ हो रहा है? नहीं, चलो ठीक है भाई। कमांडर इन चीफ, कमांडर की स्पेलिंग COMMANDER, एनी वन विद द रॉन्ग स्पेलिंग? नहीं? अच्छा, इसका क्या फॉर्म लिखा आपने? थोड़ा तेज बोलो। कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, दिस इज द करेक्ट। इसके अलावा किसी ने कुछ लिखा? कमांडर इन चीफ्स तो नहीं लिखा किसी ने? नहीं, लिख लो, ठीक है। द करेक्ट फॉर्म इज कमांडर्स इन चीफ। फिर अच्छा वो बता दो फॉर्म, मैं ऐसे रैंडम बोला था। मेजर जनरल, ये तो इजी स्पेलिंग है। अच्छा, मेजर का MAJOUR तो नहीं लिखा किसी ने? JOR ही लिखा है, राइट? क्या होगा इसका? मेजर जनरल्स, ठीक है। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। फिर मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज तो नहीं लिखा किसी ने? मदर इन लॉ नहीं, मतलब मदर्स इन लॉ, मतलब कई स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, मदर इन लॉज, है ना, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। फिर माउस का क्या लिखा आपने? माइस, है ना? किसी ने माउसेस या ऐसा कुछ लिखा हो? किसी ने? अच्छा ये भी बता दो, हमने लिखा भी नहीं था कुछ। कई बार क्या होता है कि हमने ये तो नहीं लिखा, बट चलो ठीक है। ऑक्स, ऑक्सिस, अच्छा, और ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन। इसमें क्या ध्यान रख सकते हो आप कि जो आपने गलत करा ना, जो सही करा गुड, उसमें कोई वो नहीं है, बट जो आपने गलत करा उस पर स्टार मार्क कर लो कि भाई आप फ्यूचर में रिवाइज करो तो वो चीज़ एटलीस्ट आप गलत ना करो, ठीक है। अच्छा, फिर हम इधर सिंगुलर प्लुरल इधर आ गए थे। हम डेटा को क्या लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म में? नहीं, द करेक्ट फॉर्म इज डाटम, DATUM, DATUM, डाटम। मीडिया, मीडिया को भी मीडिया ही लिखते हैं ना? नहीं, द करेक्ट फॉर्म इज मीडियम, MEDIUM, मीडियम, ठीक है। फिर मैंने स्टेडियम बोला था, स्टेडियम को क्या बोलते हैं? स्टेडियम्स, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टेडिया, STADIA, STADIA, स्टेडिया। देखो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल है, हम सोचते हैं यार हम सही करके आएंगे। अब आप एग्ज़ाम में करके आओगे तो आपको लगेगा यार मज़ा आ गया, मैं तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आया, बट जब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? तो मैं तो आप इसी से ही देख लो कि जैसे आप 12th करके आए और 12th की स्पेलिंग भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं, है ना? तो ये ओवर द टाइम क्या है, आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो? कुछ मैगजीन्स रेफर करो, कुछ गवर्नमेंट मैगजीन्स आती है जैसे योजना इन कुरुक्षेत्र। आप अगर फ्यूचर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो तो दैट दीज आर दी 2 गुड मैगजीन्स। ज़्यादा नहीं, 15-20 रुपए की आती है, मंथली आती है ये योजना इन कुरुक्षेत्र। ये गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना ये लिखते हैं, इसमें आपकी मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं या वो है। बाकी और आप कुछ नहीं कर सकते तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री में PDF है, मतलब फिजिकल नहीं पढ़ना, PDF पढ़ लो, बट कोशिश करो कि आप रीड करो। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है ना, तो वो नॉर्मल जनरल इंग्लिश नहीं होती। जनरल इंग्लिश होगा तो सब कर लेंगे, मतलब कुछ एक क्राइटेरिया डालते हैं जो डिफरेंशिएट करे। 80% ऑफ क्वेश्चंस आप कर लोगे, बट फॉर दोज 20% आपको कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ेगा।
और फॉर एग्जांपल 80 सब कर रहे हैं तो 8 सबका एडमिशन हो जाएगा? नहीं, सीट्स आर लिमिटेड, राइट? तो एक भी जो एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वो करेगा, है ना, गो द एक्स्ट्रा माइल वाला। कि फॉर एग्जांपल सब अगर 10 किलोमीटर की रन कर रहे हैं तो मैं 11 किलोमीटर्स की करूंगा, बाद में टाइम नहीं है तो पहले आके करूंगा। फॉर एग्जांपल सब जब स्टार्ट करेंगे तो मैं ऑलरेडी वार्म अप मैंने कर रखा है, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऑलरेडी, है ना। ठीक है। फिर फॉर्मूला बोला था मैंने, सिंगुलर फॉर्म, फॉर्मूला, फॉर्मूलाज है ना, नहीं, रॉन्ग। फॉर्मूले, FORMULAE, फॉर्मूले, फॉर्मूलाज नहीं होता। ठीक है। फिर क्या सिलेबस बोला था मैंने, सिलेबस, सिलेबस का क्या लिखा आपने, सिलेबसेस, नहीं अरे उसका वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, स्लेबी, SYLLABI, स्लेबी। हाँ, फिनोमिनन भी बोला था। अच्छा बताओ भाई फिनोमिनन, अच्छा फिनोमिनन PHENOMENON, एनीवन विद द रॉन्ग स्पेलिंग? नहीं, इसका क्या होगा, फिनोमिना, PHENOMENA, फिनोमिना। अच्छा मेमोरेंडम बोला था मैंने, नहीं? हाँ बताओ मेमोरेंडम क्या लिखा आपने, मेमोरेंडम्स, फिर मेमोरेंडा, MEMORANDA, मेमोरेंडा। ठीक है। अच्छा क्राइटेरिया भी होता है, क्राइटेरिया को मैं कुछ वैसे डिक्टेट कर देता हूँ। क्राइटेरिया को सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलेंगे, लिख लो क्राइटेरिया, इधर पी की साइड। अब ये नहीं नहीं, इसमें प्लूरल के फॉर्म में, मतलब मैं पी बोलूँ तो उधर, एस बोलूँ तो इधर, पी के में लिखना है आपने। क्या क्या बोला था मैंने, क्राइटेरिया, तो सिंगुलर फॉर्म में क्या होगा ये, नहीं, क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन। ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा सिंगुलर फॉर्म में लिखो ओएसिस, OASIS, आपने SST सोशल साइंस में पढ़ा होगा, ओएसिस क्या होता है? हाँ हाँ, पानी, वो डेजर्ट में बेसिकली, है ना। तो इसका क्या है, ओएसिस, ES और लगा दो, इसके आ गया ना, नहीं रॉन्ग, इसका आएगा आपका OASES, मतलब उसमें OASIS है, इसमें ES आ जाएगा बस, मतलब IS के बाद नहीं, बस I की जगह E आ जाएगा, दैट इज द फॉर्म। ओएसिस सिंगुलर है, जो मैंने बताया है वो P फॉर्म है। ठीक है। ठीक है गाइज, यही था इसमें, आज का जो मैंने प्लान करा था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं, मतलब जैसे मैं आपको एक दो डिक्टेट भी कराए, उसमें आप पढ़ सकते हो, मिली हुई है ना सबको बुक, एक बार ये चैप्टर 1 के रीड आउट कर लेना, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, कब कब कैसे कैसे यूज होगा विद एग्जाम्पल्स, मतलब मैंने आपको कोर बता दिया। if you go with the core you can solve most of the questions, क्या 100% of the questions, but still if you want कि मैं rules के साथ जाना चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना, वो भी अगर कहोगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे हम अपकमिंग क्लासेस में। बाकी आई वुड सजेस्ट कि ये जो है स्पॉटिंग दी एरर्स, आज हमने क्या है थ्योरी करी है, कुछ ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं करा, ये भी हल्का सा लास्ट में एग्जीक्यूशन करा है ताकि आपको लगे कि कुछ हुआ है ना। ठीक है गाइस, आई विल टेक योर लीव नाउ। एलुमनाई का अच्छा एलुमनाई नहीं बताया मैंने, तो बताओ ना यार, मैं एलुमनाई, एलुमनाई का होगा एलुमिनस, ALUMNUS। और क्या था, एजेंडा, एजेंडा,
एजेंडा नहीं है ये, कहीं और से बोला था, काट दो इसको, एजेंडा कुछ नहीं होता। एजेंडा एजेंडा ही होता है, एजेंडाज या वो उस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है। ओके गाइस, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, एनी थिंग तो वी कैन डिस्कस। मैथ्स में डाउट्स हैं? जो एल सी एम एच सी एफ पढ़ा था हमने। अच्छा, चलो देख लेंगे मैथ्स की क्लास में। मतलब फॉर्मूला से रिलेटेड है या सॉल्व करने से रिलेटेड है? चलो। हाँ जी। हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री भाई वही बताएंगे, मेरे को नहीं पता। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ पता नहीं वो। मेजरली मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश कभी कभार। है? जीटी क्या? हाँ हाँ, वो मोस्टली वही है, इसमें जनरल स्टडीज़ जो आती है, जो थ्योरी वाला, वो एक और सर है वो कंडक्ट करेंगे। राधे राधे भाई। द रेशो, अच्छा 1।